हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आप सब मजे में है, स्वस्थ है। चलिए स्टूडेंट्स, वापस से बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, जिसमें अपने डिस्कशन चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एन टर्म्स के सम से रिलेटेड। तो प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस लेक्चर में आपने एसएन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। तो वापस से आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो लिखिए फटाफट से क्वेश्चन का एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन में लिखिए इफ एसएन इज इक्वल टू if Sn is equal to 4n minus n square, if Sn is equal to 4n minus n square, find its first term, comma second term, find its first term, comma second term, comma third term and nth term. If Sn is equal to 4n minus n square, find its first term, comma second term, comma third term and nth term. क्लियर है? तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। वी हैव करके एस एन आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर Sn के अंदर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो वैल्यू तो S1 का आएगा। तो पहले S1 का वैल्यू पता करते हैं कि क्या है। तो S1 का वैल्यू है 3, सिंस S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए जिसको उसने समझाया था समझ में आ गया, उसके लिए तो बहुत आसान है कि सिंस जो S1 जो AP के फर्स्ट टर्म का सम होता है वो हमेशा A1 ही होता है। तो S1 अगर 3 है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली A1 भी 3 हो गया। क्लियर है? इसके बाद में पुट n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करने पे वैल्यू तो S2 का आएगा। तो वैल्यू जो S2 का आएगा वो 4 इंटू 2 स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो S2 का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन अब आपको बताया था मैंने और आपने नोट भी किया होगा कॉपी में, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। A2 का जो वैल्यू वो कितना होता है? S2 माइनस S1। S2 4 है, S1 आपके पास में 3 है, तो A2 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। A1 आ गया, A2 आ गया। नेक्स्ट पूछा आपसे A3, तो A3 के लिए पुट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट करने पे S3 आएगा। तो Sn में n की जगह 3 पुट किया, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना आ गया? 3 आ गया। S3 अगर 3 है तो सेंस A3 is equal to S3 minus S2, A1 equal to S1, A2 equal to S2 minus S1, A3 equal to S3 minus S2। तो S3 का वैल्यू आपका 3 है और S2 का वैल्यू आपका 4 है। 3 minus 4 minus 1 आ गया। क्लियर है? D is equal to, D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 minus A1। D का फॉर्मूला A2 minus A1, A2 आपका 1 है और A1 आपका 3 है। तो D वैल्यू कितना आ गया? -2 आ गया। 1 माइनस 3 -2 आ गया। क्लियर है? D का वैल्यू -2 हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है nth टर्म। तो नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। nth टर्म निकालना है तो nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म में n आपका n ही रहेगा। a वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना आपका? 3 प्लस n आपका n रहेगा और d वैल्यू कितना आपका बेटा? d वैल्यू है -2। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2। बताइए क्या आया an का आंसर? 5 माइनस 2n। सो व्हाट इज द nth टर्म? Sn आपको दे रखा था, nth टर्म आपने निकाल लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में nth टर्म दे सकता है, Sn आपसे पूछ सकता है। तो बहुत सिंपल है बेटा, Sn से an निकालना तो सबसे सिंपल काम है। Sn में n1 S1, S1 इज A1, n2 S2 आएगा, A2 हो जाएगा S2 माइनस S1, n3 A3 आएगा, सॉरी n3 पे S3 आएगा तो A3 हो जाएगा S3 माइनस S2। तो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, D निकाल लिया और an का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। अब कोई कहता है सर आंसर को क्रॉस चेक कैसे करें? तो देखिए आंसर को क्रॉस चेक भी बताता हूं। यहां n की जगह 1 पुट करो, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 3, कितना A1 आपका 3। n की जगह 2 पुट करो,
n की जगह 2 पुट करने पे 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना है 1, ये देखिए a2 कितना है 1, n की जगह 3 पुट कीजिए 2 3 जा 6, 5 माइनस 6 माइनस 1, ये देखिए a3 कितना है माइनस 1। इसका मतलब जो कैलकुलेशन आपने लिखा है, जो परफॉर्म किया है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया आप सबको, समझ में आ गया होगा आई थिंक कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में एसएन गिवन है तो इस तरीके से आपको एन कैलकुलेट करना है, और एन अगर गिवन है तो एन में n1 पुट करके a1 a2 फिर d निकाल के फिर एसएन का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। क्वेश्चन में क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी आपका 9, 17, 25 and so on, how many terms of AP must be taken, how many terms of AP must be taken so that sum is 636, how many terms of AP must be taken so that sum is 636। तो क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि इस एपी के कितने टर्म्स को लें कि उनका सम कितना हो जाए, उनका सम हो जाए कितना 636। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट टू गिव सम एज 636। लिख लिया क्वेश्चन आपने। तो सम 636 होने के लिए एपी के कितने टर्म्स को लेना है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हियर a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना हुआ 8, और Sn कितना है 636 है, और आपके पास में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मतलब n फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी हैव Sn के फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं, Sn इज इक्वल टू 636, Sn के फॉर्मूला में n/2 2a प्लस फर्स्ट एक्सप्रेशन ही निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपके पास में लास्ट टर्म गिवन नहीं है। क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया n/2 2, a वैल्यू आपके पास में 9 है, n-1, d वैल्यू आपके पास में 8 है, इक्वल टू 636। 17 में से 9 जब माइनस होगा, 17 में से जब 9 माइनस होगा तो 8 आएगा। कैलकुलेशन करते हैं आगे कंटिन्यू, n/2 9 2 जा 18, 8 इंटू n 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। क्वाड्रेटिक का आपने पहले भी सॉल्व किया था, वही क्वाड्रेटिक वापस से बनेगा, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन अगर लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर 2 आएगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 5, 8 डिवाइड बाई 2 4n इज इक्वल टू 636। देखिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सेम टू सेम वही फॉर्मेट है जो आपने कल के क्लास में किया था, पहले वाले क्लास में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, n इंटू 5 5n, 4 इंटू n 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं, तो क्वाड्रेटिक में चेंज करने पे यहाँ पे पहले से आपके पास में 4n स्क्वायर है प्लस 5n है माइनस 636 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब यहां देखिए, यहां एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आराम से क्वाड्रेटिक का बन गया, लेकिन अब क्वाड्रेटिक जो बन रहा है, क्योंकि इसके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, और मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट है माइनस 636, तो जरूर यहां पे आपको डिफिकल्टी होगा, टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा उसको वापस से फैक्टराइज करके ऐसे अरेंज करोगे दो फैक्टर्स में कि उनका प्रोडक्ट तो वही रहना चाहिए, लेकिन मिडिल टर्म में क्या आना चाहिए 5n आना चाहिए। तो देखिए अभी तो मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर कि जब इस तरीके के डिफिकल्ट एक्सप्रेशन आते हैं जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट एक नॉर्मल बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तब उस कंडीशंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके वैल्यूज को, उसके रूट्स को, तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी फिलहाल मैं मिडिल टर्म स्प्लिट को यूज करूंगा, क्योंकि रनिंग चैप्टर के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट के अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो 4n स्क्वायर फैक्टर बनेगा बेटा 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि 4 को माइनस 636 से मल्टीप्लाई करने पे जब उसके फैक्टर्स की आप ट्राई करोगे तो 53 और 48, इसमें 53 प्लस का 48 माइनस का ये फैक्टर बनेगा आपका,
तो फर्स्ट टू में से कॉमन सिर्फ n आएगा, तो ब्रैकेट में 4n प्लस 53 बनेगा। फिर इन दोनों में से कॉमन अगर डायरेक्टली बात करें तो 12 कॉमन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 4 से 48, माइनस माइनस प्लस, 636 में 12 से डिवाइड करके कंफर्म कर लेना, 53 ही आएगा। तो आपके पास में दो वैल्यूज आ गए फैक्टर में, एक x माइनस 12 और एक 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक में दो आंसर्स निकालते हैं, n माइनस 12 इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 12 एंड 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 से n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। और फिर से वही बात है, यहाँ पे आपको लिखना है जो आपको मैंने पहले भी लिखवाया था, since n is always a positive integer। तो यहाँ पे आपको वो कंडीशन लिखना है क्या, since n is always a positive integer, that means that is it cannot be नेगेटिव और फ्रैक्शनल। तो ये ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही ये फ्रैक्शनल हो सकता है। क्लियर? सिंस n is always a positive integer, that means it cannot be negative or fractional, hence n is equal to 12। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। तो n 12 होने का मतलब how many terms of AP must be taken, so that sum is 636 for n is equal to 12। 12 terms of this AP will give the sum as 636। तो ये भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वालिटी के फैक्टराइजेशन की वजह से बन रहा है, बाकी जनरल एसएन का एक्सप्रेशन आपने पहले भी किया हुआ है, वो ही फॉर्मूला मैंने वापस से आपके सामने रिपीट करके और उस कंडीशन से एसएन के लिए एन में पहले क्वाड्रेटिक बनाया, उस क्वाड्रेटिक में अभी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से ही प्रैक्टिस करना है। बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जरूर बताएंगे कि ऐसे डिफिकल्ट मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस में रूट्स को कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो बात की बात है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम of all two digit number, find the sum of all two digit number which when divided by 3 yields 1 as remainder। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट है आपका, सिर्फ लास्ट वाला मैंने स्टेटमेंट लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू दिस नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 यील्ड 1 एज रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 आने के लिए आपको कंडीशन बताना है कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए। किसके लिए? टू डिजिट नंबर्स को जब आप 3 से डिवाइड करो तो डिविजिबल नहीं चाहिए, इस बार रिमाइंडर 1 चाहिए। तो टू डिजिट नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? बहुत सिंपल बेटा, रफ के अगर कैलकुलेशन की बात करें तो टू डिजिट का सीक्वेंस होता है 10 से लेकर 99 तक, लेकिन अपने को वो सीक्वेंस चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, लेकिन कंप्लीट डिविजिबल नहीं, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब लोवेस्ट टू डिजिट नंबर 10 ही होगा, क्योंकि सबको पता है जब 10 में 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। तो सीक्वेंस 10 से स्टार्ट होगा। जब पहला नंबर 10 फिक्स हो गया तो दूसरा नंबर बताओ, 3 आगे बढ़ा दो 13, क्योंकि 13 में 3 से डिवाइड करोगे फिर रिमाइंडर 1 आएगा। लास्ट अपने को पता है कि 98 डिविजिबल होता है, तो 98 से जस्ट पहले 98 होगा। 99 अगर डिविजिबल है तो 99 से जस्ट पहले क्या होगा? 98 होगा। तो बताइए क्या 98 कितना डिविजिबल, कितना रिमाइंडर देगा? 99 अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो 98 में अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर 8 आ गया, 3 2 जा 6, कितना बच रहा है? 2, लेकिन अपने को 1 चाहिए। इसका मतलब 98 नहीं, लास्ट क्या होगा? 97 होगा, क्योंकि 99 से जस्ट पहले 96 कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन रिमाइंडर 1 चाहिए, इसका मतलब 97। तो लिखिए कंडीशन में, द लिस्ट ऑफ द टू डिजिट नंबर, देखिए आंसर फटाफट से, द लिस्ट ऑफ द टू डिजिट नंबर which when divided by 3, the list of the two digit number which when divided by 3 and yield 1 as remainder,
the list of the 2-digit number which when divided by 3 yield 1 as remainder, that is, और वो सीक्वेंस क्या है, 10 से स्टार्ट होगा, 10 के बाद में 13, 13 के बाद 3 ऐड किया 16, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू आपका जाएगा 97 तक। 96 कंप्लीट डिविजन होता है, 99 कंप्लीट डिविजन होता है, तो 97 पे लास्ट आपका सीरीज एंड होगा। एपी आपका बनेगा, क्योंकि a2 माइनस a1 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 3 है आपका, a3 माइनस a2 कैलकुलेट करते हो तो वो भी आपका 3 है। इसका मतलब ये कंडीशन आपका कंफर्म है, द सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। जब ये एपी है तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, an कितना हुआ 97, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 97, कितना है a का वैल्यू, a वैल्यू 10 है, n आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है 2 डिजिट नंबर के। d आपका कितना है, d आपका ये रहा a2 माइनस a1 3 है इक्वल टू 97, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 97 माइनस 10, तो कैलकुलेशन कंटिन्यू करने पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 97 माइनस 10, हाउ मच 87, तो n माइनस 1 इक्वल टू 87 अपॉन 3, बताइए कितना हुआ 87 अपॉन 3, 29 हो गया, 3 2 6, 27, 9 3 27, तो n is equal to 29 plus 1, so what is the value of n? n is equal to 30, that means how many 2-digit numbers which when divided by 3 yield 1 as remainder, so total value is 30। क्लियर हो गया, तो कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको एक्स्ट्रा में मेंशन किया है। अगर सिर्फ ये होता हाउ मेनी 2-digit नंबर which divisible by 3, तब तो होता सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 18 और लास्ट 99, और इस तरीके से है कि 1 रिमाइंडर आना चाहिए, तो आपको इस कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना है और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो भी आपका आंसर में रिक्वायर्ड वैल्यू बनेगी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, which term of the AP 121, 117, 113, which term of the AP is its first negative term? क्वेश्चन लिखिए, which term of the AP is its first negative term? बिल्कुल अपने आप में एक डिफरेंट और एकदम अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है which term of the AP is its first negative term। देखिए आपने बहुत सारे वैल्यूज वाले क्वेश्चन किए थे, which term of the AP is 78, which term of AP is 230 माइनस 150, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन एकदम ये अलग कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, वो ये है which term of the AP is first negative term। so let तो वही करता है हमेशा बेटा, let nth term of AP, let nth term of AP is its first negative term, ठीक है। that means therefore अगर nth टर्म अगर AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो बताइए मैं an को क्या एक्सप्रेस करूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फर्स्ट नेगेटिव का मतलब क्या है इनडायरेक्टली। क्या मैं फर्स्ट नेगेटिव को कोई वैल्यू दे सकता हूं? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्या पता मेरे को क्या है फर्स्ट नेगेटिव का वैल्यू, लेकिन उसको मैं एक्सप्रेशन जरूर दे सकता हूं। वो क्या है कि फर्स्ट नेगेटिव का मतलब एक्सप्रेशन वाइज an लेस देन 0, फर्स्ट नेगेटिव का मतलब एक्सप्रेशन वाइज an लेस देन 0 के साथ अप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो an में अब कई बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों, तो आप बताओ 0 से जस्ट जो कम वैल्यू है, 0 से कम क्या होता है नेगेटिव होता है, बस उस जस्ट n की वैल्यू को पिकअप करना है जो 0 से जस्ट लेस देन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बेटा कि फर्स्ट नेगेटिव की कंडीशन है an लेस देन 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, सब्स्टिट्यूट a वैल्यू 121 n माइनस 1, वैसे d मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, d यहाँ अलग से लिख देता हूँ, a2 माइनस a1 117 माइनस 121 माइनस 4, तो यहाँ अप्लाई करूँ बेटा n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 लेस देन 0, 121 ब्रैकेट ओपन किया माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0, 121 प्लस 4 125 माइनस 4n लेस देन 0, 125 है लेस देन का लेस देन माइनस का 4n तो चला गया प्लस 4n, तो जो एक्सप्रेशन आप ये बोल रहे हैं 125 लेस देन 4n, तो इनडायरेक्टली अगर इसको इस तरीके से लिखें
ऐसा भी बोल सकते हैं 125 लेस देन 4n, तो इनडायरेक्टली क्या मतलब हो गया 4n ग्रेटर देन 125। तो 4n ग्रेटर देन अगर 125 है तो n ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, 125 अपॉन 4 का मिक्स फ्रैक्शन में कितना होता है 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1। तो कंडीशन ये हो गया n ग्रेटर देन 31 1/4। और आपको पता है सिंस n इज ऑलवेज n हमेशा एक क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 32। क्योंकि देखिए 31 1/4 से जस्ट ग्रेटर, तो 31 ले नहीं सकते क्योंकि 31 अगर समथिंग है तो ग्रेटर पे जाना पड़ेगा। तो 31 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कौन सा होता है पॉजिटिव इंटीजर 32 होता है। सो दैट्स व्हाई n is always a positive integer, therefore n is equal to 32, and at last 32 term of the AP is its first negative term, 32th term of the AP is its first negative term। क्लियर हो गया सबको? तो ये कंडीशंस आपको अप्लाई करना इस तरीके से that 32 term of the AP is its first negative term। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।